कनाडा अगर तुम आ रहे हो घूमने तो तुम सस्ते में और इजी वे से गाड़ी कैसे ले सकते हो। मैंने आज एक गाड़ी रेंट करी है। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई जो गाड़ी तुम ले रहे हो वो लेते टाइम किस कंडीशन में थी। किसी भी गाड़ी को रेंट करो ना तो सबसे पहले भाई उसका ना एक वीडियो जरूर बना लेना। और अब हम आ गए हाईवे पे, दिखा रहा है 1.5 घंटे का रास्ता लगभग। कनाडा में भाई चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भाई मैं बता चुका हूँ तुम्हारे को। इंग्लिश का अगर तुम्हारा लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और तुम पर्सनल यूज़ के लिए चला रहे हो तो तुम्हारे को कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेने। हेलो भाई, तो स्वागत आपका एक नए वीडियो में। और भाई अभी मैं हूँ टोरंटो और यहाँ से जा रहा हूँ भाई साहब मैं अपने पिकअप पॉइंट पे। मैंने आज एक गाड़ी रेंट करी है और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ घूमने, ठीक है। तो काफ़ी दूर, काफ़ी सारी सिटी कवर करेंगे। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इस वाले व्लॉग में कि कनाडा अगर तुम आ रहे हो घूमने तो तुम सस्ते में और इजी वे से गाड़ी कैसे ले सकते हो। जैसे एयरपोर्ट वगैरह से लेते हैं ना, उन वालों में ना मतलब बहुत सारी टेंशन होती है और ऑलमोस्ट टाइम महंगी भी पड़ती हैं। जैसे एयरबीएनबी होता है ना, ऐसे ही गाड़ियों का एयरबीएनबी होता है, उसके बारे में बताऊँगा तुम्हारे को इस वीडियो में। तो अभी सबसे पहले तो बस पकड़ते हैं और अपने होस्ट के पास पहुँचते हैं जो हमारे को अपनी गाड़ी देगा। ऐसा हमारी आ गई है बस और 3.3 और भाई मैं पहुंच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ से अपने को अभी अपनी गाड़ी वाले घर पे जाना है। ऐसे कुछ घर लग रहे हैं, इनमें से कोई एक घर है। अभी जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके आऊँगा उधर से। जब भी आप लोग किसी भी गाड़ी को रेंट करो ना तो सबसे पहले भाई उसका ना एक वीडियो ज़रूर बना लेना, ताकि उसमें ना जितने भी स्क्रैचेज हैं वो सारे ना विजिबल हो। क्योंकि ना भाई बहुत टाइम पे ना स्कैम होता है जब भी आप कोई गाड़ी रेंट करते हो ना किसी भी देश में और किसी भी तरीके से, वो ना माइनर से स्क्रैच का भी ना बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। तो मतलब सेफ साइड रहने के लिए जितने भी गाड़ी के विंडशील्ड पे, स्क्रीन पे भाई सब जितने भी स्क्रैचेज हैं वो गाड़ी के अंदर बाहर विंडोज़ पे, मतलब जितने भी तुम्हारे को स्क्रैचेज दिखे ना सभी को भाई बिल्कुल ऐसे ना क्लियरली 5 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं हो भाई, तुम्हारे हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो टाइम ज़रूर निकालना जब भी गाड़ी रेंट करो और एक एक स्क्रैच गाड़ी के अंदर हो चाहे बाहर हो, सारे स्क्रैच देखना भाई। तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई जो गाड़ी तुम ले रहे हो वो लेते टाइम किस कंडीशन में थी, और लेने के बाद जब तुम वापस दोगे अपना ट्रिप कंप्लीट करने के बाद उस टाइम पे तुम कैसी कंडीशन में गाड़ी दे रहे हो भाई, उससे तुम्हारे 1000 रुपये बदलेंगे। क्योंकि ना भाई इन दूसरे देशों में क्या होता है, $100 का भी फ़ाइन लगा दिया ना कि हमारी में स्क्रैच मार दिया तो तुम्हारा तो भाई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरी तरफ से सारी चीज़ें तुम्हें नोट करनी है। और अब हम आ गए हाईवे पे, दिखा रहा है 1.5 घंटे का रास्ता लगभग, फिर पहुंच जाएंगे हम नायग्रा फॉल। चलो देखते हैं कनाडा में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस। बाकी काफ़ी सही है, रूल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी, मज़े आ रहे होंगे। बस बाद नाम है वो आते हो ना तो ट्रैफिक जाम में पास का कोई ना, टाइम तो निकलेंगे। और भाई हम पहुंच गए हैं नायग्रा फॉल। और हमने टोरंटो से ये गाड़ी रेंट करी थी और हमारे को लगभग 2 घंटे लगे इधर आने में। काफ़ी लंबा टूर था भाई, और आते आते ना इतने मस्त मस्त एरिया देखे ना, मतलब सुकून मिल रहा था, ऐसे काफ़ी बढ़िया एरिया था। और ये मैंने रेंट करी है। लगभग मैंने इसका एक दिन का पे किया है लगभग 157 शायद, हाँ मेरे ख्याल से इंश्योरेंस सब मिला के। और मैंने ये ना मतलब एयरपोर्ट वगैरह से रेंट नहीं करी, ये मैंने रेंट करी लोकल से, जैसे मैं बता रहा था। काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। आने के बाद थोड़ी वीडियो बना के देखा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, सारी जगह पे मतलब कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, कितने किलोमीटर चली है, वो सारी चीज़ें मैंने इसकी रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद भाई साहब हम इसको ड्राइव करके आए हैं लगभग 150 प्लस किलोमीटर। और ये भाई साहब मेरे ख्याल से एलेंट्रा है, हाँ एलेंट्रा है और 17 का मॉडल है। काफ़ी सही थी, मतलब मेरे को कोई ख़ास परेशानी नहीं लगी और क्लीन भी थी। और पूरी की पूरी भाई साहब काले शीशे करा रखे थे ना, तो एक नंबर की लग रही थी देखने में। और भाई अंदर से कुछ ऐसी थी, मैंने दिखाई दिया था। बाकी हाँ जी निकलें चलें। चलो एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, कैसे कैसे ली। तो अभी मैं तुम्हारा को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे ली। मैंने इसको बुक करने के लिए टूरो यूज़ करा था भाई। टूरो एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर तुम गाड़ियाँ रेंट कर सकते हो कनाडा और यूएस के अंदर। मतलब अगर तुम यूएस कनाडा आ रहे हो ना, 2-3 ऑप्शन होते हैं। एयरपोर्ट से भी तुम रेंट कर सकते हो, पर एयरपोर्ट से मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि एयरपोर्ट ना बहुत दूर था और वहाँ से लेके आनी पड़ती।
मेरी लोकेशन के आसपास 7 किलोमीटर के अंदर थी ये, और मैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया और बस में गया और मैंने ये ले ली। प्रोसीजर बताता हूँ कैसे। एक ट्यूरो नाम TURO नाम करके एक वेबसाइट है .com, उस पर जैसे एयरबीएनबी होता है ना, ऐसे गाड़ियों का एयरबीएनबी है टूरो, ठीक है। और उस पर तुम मेरे ख्याल से $50 से लेके और कितनी बड़ी भी गाड़ी रेंट कर सकते हो। और जो टूरो है उसके ऊपर जो लोकल लोग होते हैं ना, वो लोग जिनकी गाड़ियाँ कम चलती हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों को जैसे एयरबीएनबी होता है ऐसे लिस्ट कर देते हैं, और उनको फिर कोई भी बंदा मतलब आके ले सकता है। कोई पेपर वर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूरा भरोसे पे काम चलता है। कोई पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ नहीं लेते, बस DL की फ़ोटो लेते हैं। तुम्हारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं तुम इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वगैरह लेके चलो। वैसे भी जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वाला सीन है वो स्कैम ही है काइंड ऑफ, उस पर कभी फिर बात करेंगे। मीन्स वो ये कि इंडियन लाइसेंस पे भी तुम यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, सीधी सी बात बताऊँ तो। बस इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में होगा तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैंने गाड़ी बुक करने का तरीका बताया, अपनी लोकेशन के आसपास देखो कितने कितने गाड़ियाँ हैं, बजट सेट करो और चूज कर लो तुम्हारे को कौन सी गाड़ी चाहिए। लेने को तो मैं ना सोच रहा था कि मैं वो लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ला लूँगा। पर टेस्ला के केस में क्या हुआ, टेस्ला कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर थी। फिर मैंने सोचा वर्थ नहीं यार कि 1 घंटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के जा मैं 40-45 मिनट और फिर उसको वहाँ से लेके आऊँ, देने लेने में प्रॉब्लम होती। ये मेरे मतलब एयरबीएनबी के आसपास थी तो मैंने यही वाली प्रेफर करी। और सबसे मेन चीज़ इसका ना रेट भी ठीक था, काफ़ी सस्ते में मिल रही थी, ठीक है। और इसके अंदर 300 किलोमीटर की लिमिट होती है भाई। 300 किलोमीटर मतलब तुम जब इसको लोगे ना तो 300 किलोमीटर तक फ्री है। उसके बाद अगर चलाओगे तो तुम्हारे को पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, लगभग 0.25। मतलब अगर तुम 10 किलोमीटर चला लेते हो तो तुम्हारे $2.5 लगेंगे, ठीक है। 100 किलोमीटर चला लोगे तो $25 एक्स्ट्रा लगेंगे। एक्स्ट्रा चला सकते हो, ऐसे कुछ कैपिंग नहीं है, बस वही है कि पर किलोमीटर 0.25 सेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये वाला सीन होता है भाई। और ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो काफ़ी आसानी से मैं चला के आ गया। और इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस का बताता हूँ। वैसे तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है नहीं, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए ले लिया था। कारण बताता हूँ क्यों। कई बार क्या होता है कि यार कोई बंदा अच्छा ना हो ना तो बेफालतू में सिर हो जाता है, स्क्रैच लग गया या फिर तुम्हारे से लग भी जाए तो उस केस में ना तुम हैसल फ्री रहते हो। दूसरा ना इसका कंप्लीट इंश्योरेंस मेरे को मिल गया था 29 पॉइंट कुछ में, मतलब $30 मान लो। $30 में मेरे को इसका पूरी गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा। मैं इसको कहीं बिड़ा दूँ, पूरी डैमेज हो जाए, 0 लॉस हो जाए, या फिर कहीं पे इसको चोरी हो जाए तो उस केस में स्क्रैच व्रैच लग जाए, ठीक है, कोई मेजर इशू आ जाए, मीन्स उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन उसमें मेरा भी हेल्थ बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस था, और सामने अगर कोई मर जाता तो उसका भी इंश्योरेंस था। तो $30 मेरे को ना ज़्यादा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि लिमिटेड सा अमाउंट है, $30 में क्या ही आता है। अब जब इतनी सेफ्टी मिल रही है तो ले लेता हूँ। एक्सटेंडेड करके भी था नॉर्मल वाला, उसमें लिमिटेड चीज़ थी कि भाई $500 थी का खर्चा, वो उसको करेंगे, पर वो मेरे को सही नहीं लग रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया, अनलिमिटेड वाला। इसमें एक हैसल फ्री हो गया। वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर तुम्हारे को भरोसा है कि मैं कहीं नहीं ठोकूंगा, आसपास इधर शहर में रहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, जैसे मैं आया कम से कम 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो तुम अपने ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पे गया, मेरी ओनर बोल रहा हूँ, गाड़ी की जो होस्ट थी, वैसे तो लड़का था पर उसकी वाइफ थी को होस्ट, उसने सीधा सा भाई साहब चेक इन किया। चेक इन कैसे करना होता है, मीटर की फ़ोटो डालनी होती है टूरों पे कि भाई इतनी चली हुई है, और उसके बाद उसने मेरे को गाड़ी दे दी और बोल दिया अगर वैसे तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया, फिर भी आपको अपने लिए फ़ोटो खींचनी होता है, आप खींच सकते हो। तो मैंने भी सोचा कि खींच लेनी चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या लगा क्या नहीं लगा। तो मैंने भी एक वीडियो बना ली थी, कुछ रैंडम फ़ोटोज़ ले ली थी, तो ये था। और जैसे होटल में चेक इन होता है ना, ऐसे ही चेक इन होता है, ठीक है, मतलब अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होता है, गाड़ी मिलने के बाद ये क्लिक करना होता है कि हाँ भाई मैंने ले ली, ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। और टाइम टू टाइम मिलती है, मीन्स 24 घंटे के लिए मिलती है। जैसे मैंने आज ये 9 बजे उठा ली थी सुबह, और फॉर एग्जांपल मेरे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे कल 9 बजे, 9 बजे से पहले मेरे को ये वापस वहाँ पे होस्ट को पकड़ानी है, ठीक है। तो ये सीन होता है, काफ़ी सिंपल सा फंडा था गाइस, कुछ ज़्यादा गेम नहीं थी। और US कनाडा में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस 2-4 चीज़ें तुम्हारे को ध्यान रखनी होती हैं। सबसे मेन चीज़ें तुम्हारे को ध्यान रखनी होती है, कहीं पे भी जाओ तो अगर स्टॉप का साइन लगा है तो तुम्हारे को वहाँ पे रोकनी है, भले ही रोड खाली हो, ठीक है। दूसरा, इंडिकेटर दे के लाइन चेंज करनी होती है। स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। वैसे गूगल मैप अगर तुम लगा रखा तो उसमें भी दिखा देता है,
ठीक है। अगर नहीं लगा रखा तो तुमने अपने साइन बोर्ड्स पे भी ध्यान रखना है भाई साहब, जो भी बोर्ड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे है। वैसे गूगल मैप अगर चलाओगे ना तो इवन पुलिस की गाड़ियाँ कहाँ है ये भी दिखा देता है। सीरियसली भाई, जहाँ जहाँ गूगल मैप पे दिखा रहा था ना पुलिस का साइन दिखा रहा था बंदे का, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी। ये भी क्रेजी था भाई। मीन सारी चीज़ बता देगा तुम्हारे को, इवन ये भी बता देगा आगे पुलिस खड़ी है, मंदी कर लो, स्पीड से ज़्यादा चला रहे हो तो मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। बस वही है कि थोड़ा सा भी तुम कॉन्शियस होकर चलाओगे ना, तुम्हारे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जैसे कनाडा में भाई चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भाई मैं बता चुका हूँ तुम्हारे को। इंग्लिश का अगर तुम्हारा लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और तुम पर्सनल यूज़ के लिए चला रहे हो तो तुम्हारे को कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम इजीली इधर ड्राइव कर सकते हो। बस अर्थ है कि तुम्हारा वैलिड आईडी साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट हो तो तुम्हारा वैलिड वीज़ा तुम्हारे साथ होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में, और उस पर स्टिकर वीज़ा भी होना चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी कुछ वैसे तो रहा नहीं, मतलब बहुत ही ईजी था, स्मूथ था, तो कुछ बताने को था नहीं इस वीडियो में। फिर भी तुम्हारा कोई डाउट क्वेश्चन हो ना इस टॉपिक से रिलेटेड तो तुम मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और टोल वोल का और बता देता हूँ। वैसे तो टोल आते हैं, ठीक है, रास्ते में, बट मैंने बाईपास कर दिए थे। मैं टोल मैं क्यों ही दिया, क्यों बढ़ा दिया, बाईपास हो रहे हैं तो कर दिया। टोल का वही है कि भाई जीपीएस सिस्टम होता है इनका, कार्ड वार्ड से पे होता होगा। एग्जैक्ट मेरा अभी टोल का कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। अगर तुम कनाडा रहते हो तो टोल कैसे कटता भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और अभी भाई मैं इधर पहुँच तो गया हूँ। मैंने इधर एक काफ़ी सस्ती पार्किंग पे लगाई है। इधर ही देखोगे तो $10 की पार्किंग है। मैंने थोड़ा सा 400 मीटर बाहर लगा दी। अगर मैं अंदर लगाता, अंदर से भी मेरे को कम से कम 400 मीटर अंदर चलना पड़ता, 400 300 400, तो मैंने 200 किलोमीटर बोला, मीटर थोड़ा और बाहर लगा दी। मेरे $20 बच गए। और वहाँ पे आवरली था, पता नहीं क्या सिस्टम था, पर यहाँ पे 24 घंटे के लिए ओवरनाइट, रात तक खड़ी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, और अभी यहाँ से भाई जाऊँगा मैं बाहर, और नायग्रा फॉल वगैरह देखेंगे। नायग्रा फॉल तुम्हारे को दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, नहीं तो थोड़ा अजीब सा व्लॉग हो जाएगा ये। और उस व्लॉग को स्टार्ट करूँगा, इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो भाई बेजिटेट पूछ लेना, मोस्टली मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, टिल देन बाय बाय।